मेइजी रेस्टोरेशन एंड राइज ऑफ जापान। दोस्तों, आज की कहानी है उस देश की जिसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जापान की। पूर्वी एशिया में स्थित एक आइलैंड चेन से बना हुआ छोटा सा देश, वो एशियाई देश जिसने 19वीं और 20वीं सदी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कुछ ऐसा बदला, अपनी महानता का गुणगान गाने वाली महान यूरोपियन और अमेरिकन ताकतों ने भी जापान के सामने घुटने टेक दिए। कैसे हुआ ये? जब कोलोनियलिज्म नाम का भयानक राक्षस पूरी दुनिया को अपने वश में करने में लगा हुआ था, तब कैसे ये एशिया का छोटा सा देश एक मेजर पावर हाउस बन के उभरा? जापान में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते वर्ल्ड वॉर I के बाद हुई वर्साई पीस कॉन्फ्रेंस में जापान दुनिया के बिग 5 पावर्स के रूप में सामने आया? आखिर कैसे वो द ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और इटली जैसी इंपीरियल पावर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में सफल हुआ? आखिर कैसे एक छोटे से फ्यूडल आइलैंड ने इतनी बड़ी बड़ी इंपीरियल पावर्स को न सिर्फ हराया, बल्कि वो खुद एक इंपीरियलिस्ट नेशन बनकर सामने आया? आज हम इन सभी मिस्ट्रीज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कहानी उस मॉडर्न जापान की जिसकी नींव रखी गई 23 अक्टूबर 1868 को। इसी दिन ईडो एरा का अंत हुआ, जापान की इंपीरियलिस्ट एरा की शुरुआत होती है। इसी दिन 17 साल के मेजी एम्परर ने कई सालों से चली आ रही मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी शोगुनेट के रूल को खत्म करके जापान में वापस मोनार्की को एस्टैब्लिश किया। इस इवेंट को ही मेजी रेस्टोरेशन के नाम से जाना जाने लगा। मेजी रेस्टोरेशन के बाद देखते ही देखते जापान का पॉलिटिकल और मिलिट्री आउटलुक बदल गया। मेजी रेस्टोरेशन एंड शोगुन सिस्टम का एंड जापान के लिए किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। प्री मेजी जापान एंड द शोगुनेट। दोस्तों, जापान हमेशा से एक मोनार्की रहा है, यानी यहां राजशाही वाला सिस्टम था जिसे रॉयल फैमिली से आने वाले राजा रूल्स करते थे। पर 1603 से लेकर 1867 तक जापान में शोगुन्स का रूल था। शोगुन्स यानी मिलिट्री डिक्टेटर्स ऑफ जापान। शोगुन्स ने मोनार्की को कमजोर कर मिलिट्री रूल की स्थापना की। इस एरा को ईडो एरा के नाम से जाना जाता था। शोगुन एरा के ओरिजिन की बात करें तो वो 1500 से ट्रेस किया जा सकता है। लगभग 1 सेंचुरी से चले आ रही फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच वॉरफेयर के कारण जापान एक हाईली डिसेंट्रलाइज्ड सोसाइटी बन चुका था। इन फ्यूडल लॉर्ड्स को डामियो कहा जाता था। इसी पावर स्ट्रगल के चलते 1600 में जापान में बैटल ऑफ सेकिगाहारा हुई, जिसमें टोकुगावा इएसु नाम का एक शोगुन यानी मिलिट्री डिक्टेटर पावर में आया। 1603 से 1868 तक पूरे जापान को टोकुगावा शोगुनेट के द्वारा ईडो यानी प्रेजेंट डे टोक्यो से रूल किया गया। तो लगभग 200 साल से ज्यादा जापान टोकुगावा शोगुनेट के अथॉरिटेरियन रूल के अंडर एक फ्यूडल सोसाइटी के रूप में ढल गया था और इनइक्वालिटी काफी बढ़ गई थी। इस समय जापान की सोसाइटी हाईली स्ट्रैटिफाइड थी, जिसमें सबसे पहले शोगुनेट्स जो सबसे पावरफुल थे, उसके बाद फ्यूडल वॉरलॉर्ड्स यानी डामियो, और उसके बाद सैमुराई वॉरियर क्लास आती थी। इसके बाद मर्चेंट्स, आर्टिजन्स और फार्मर्स सबसे बॉटम पर थे। हालांकि अभी भी एम्परर्स का इन्फ्लुएंस खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी जापान के डिवाइन हेड्स के तौर पर बने हुए थे, लेकिन असल पावर शोगुन्स के हाथ में ही थी। इस समय जापान एक मिलिटरीली वीक, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड और एक लॉक्ड अप कंट्री थी। असल में शोगुनेट एडमिनिस्ट्रेशन ने साकोकू प्रिंसिपल अडॉप्ट किया हुआ था। साकोकू का मतलब है एक क्लोज्ड कंट्री। अपनी इस पॉलिसी के चलते उन्होंने कंट्री में किसी भी फॉरेनर का आना या फिर किसी जापानीज का बाहर जाना स्ट्रिक्टली बैन कर रखा था। जो भी इस रूल को ब्रेक करता उसको डेथ पेनल्टी दी जाती थी। इसी आइसोलेटेड माहौल में जापानीज कल्चर बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के फ्लरिश हुई। लेकिन 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिन्होंने शोगुनेट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और इसी के चलते मेजी रेजीम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। आइए उन इवेंट्स को डिटेल में देखते हैं। एंड ऑफ शोगुनेट एंड मेजी रेस्टोरेशन। दोस्तों, 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही टोकुगावा शोगुनेट के सामने तरह तरह के इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़ते जा रहे थे। मर्केंटाइल एंड कमर्शियल सेक्टर्स के कंपैरिजन में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफी लैग कर रही थी, जिसके चलते सामुराई और डामियो का इन्फ्लुएंस
कम होता जा रहा था। फिस्कल रिफॉर्म्स के बावजूद इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती जा रही थी, जिसके चलते सोशल टेंशन्स भी बढ़ती जा रही थी। लिविंग कंडीशंस काफी सिवियर हो गई थी और डिक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की वजह से पेजेंट रिबेलियंस के साथ साथ एक सीरीज ऑफ फैमिन भी देखने को मिले। इन फैमिन्स के चलते हजारों लोग मारे गए। टोकुगावा गवर्नमेंट इनमें से किसी भी इशू को एड्रेस करने में नाकामयाब रही। सोशल एस्पेक्ट को देखें तो इस समय वहां पर एक नया नेशनलिस्ट एकेडमिक मूवमेंट कोकुगाकू यानी नेशनल स्टडी उभर कर आ रहा था, जिसने शिंटो रिलीजन को प्रेज करना शुरू किया। शिंटो, जिसका लिटरल मीनिंग होता है वे ऑफ कामी या फिर वे ऑफ गॉड और गुड स्पिरिट, वो जापान का इंडिजिनस और लार्जेस्ट रिलीजन है। ये जापान के ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ्स और लाइफ प्रैक्टिसेस को शुरुआत से ही डिफाइन करता आया है। जापान की ट्रेडिशनल मॉनर्की शिंटो रिलीजन को फॉलो करती थी, लेकिन ईडो एरा के दौरान जापान में नियो कन्फ्यूशनिज्म के नाम की आइडियोलॉजी ने जन्म लिया। यह आइडियोलॉजी चाइना में ओरिजिनेट हुई और जापान में कामाकुरा शोगुनेट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। शोगुनेट रूल इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, लेकिन कोकुगाकू ने शोगुनेट की इस न्यू कन्फ्यूजन आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया। और क्योंकि जापान के एम्परर शिंटो फेथ को ही मानते थे, तो कोकुगाकू फिलॉसफी के ज्यादातर फॉलोअर्स ने उन्हें सपोर्ट किया। तो ये तो बात हुई देश के इंटरनल सिनेरियो की। अब अगर इस समय के इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो चाइना के कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस के दौरान इस रीजन में वेस्टर्न पावर्स की ऑलरेडी एक स्ट्रांग प्रेजेंस थी। ईस्ट एशिया के गुड्स उस टाइम काफी डिमांड में थे, लेकिन ओपियम वॉर के बाद चाइनीज कैंटन ट्रेड सिस्टम के खत्म हो जाने के बाद वेस्टर्न एम्पायर्स ने जापान को फोर्सफुली ओपन अप करना चाहा और इसी की शुरुआत की यूएस ने। 1853 में यूएस कॉमोडोर विलियम पेरी की 4 गनबोट्स प्रेजेंट डे योकोसुका पर पहुंची और पेरी ने ब्लैंक शॉट्स फायर कर जापानीज को डराना चाहा। इसको गनबोट डिप्लोमेसी का नाम भी दिया गया। जैसे ही जापान की वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हुई, तुरंत ही बाकी इंपीरियल पावर्स जैसे कि रशियंस, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने यूएस को यहां ज्वाइन कर लिया और इन इंपीरियल पावर्स के द्वारा अ सीरीज ऑफ अनइक्वल ट्रीटीज जापान के ऊपर थोपी गई, जिसके चलते जापान को दूसरे देशों से ट्रेड करने के लिए दरवाजे फोर्सफुली खोलने पड़े। शोगुनेट फॉरेन पावर्स की इन अनइक्वल ट्रीटीज के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते लोगों में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। 2 पावरफुल एंटी शोगुनेट क्लैंस सात्सुमा और चोशु ने इसके अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइज्ड रिबेलियन ऑर्गेनाइज किया। इनको समझ आ गया था कि वेस्टर्न पावर से मुकाबला करने के लिए उनको अपनी मिलिट्री को वेस्टर्न इक्विपमेंट से ही ट्रेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ वो एम्परर को भी वापस पावर में लाना चाहते थे। रिवियर द एम्परर, एक्सपेल द बारबेरियंस उनकी टैगलाइन बन चुकी थी। लड़ाई तय थी और इसलिए शोगुनेट और उनके ओपोनेंट्स दोनों ने ही वेस्टर्न लाइंस पर अपनी मिलिट्रीज को ट्रेन करना शुरू कर दिया। 1867 में चोशु और सात्सुमा दोनों ने अपनी फोर्सेस कंबाइंड की और शोगुनेट के खिलाफ जंग का ऐलान किया। इसको बोशिन वॉर के नाम से जाना जाने लगा। बोशिन वॉर में शोगुनेट की डिफीट हुई और 1868 में एम्परर मेजी ने 14 साल की उम्र में सत्ता संभाली और इसी को कहा जाने लगा मेजी रेस्टोरेशन ऑफ जापान। मेजी एरा 1868 में शुरू हुआ और 1912 में एम्परर की डेथ के साथ ही खत्म हो गया। लेकिन इस बीच आज के मॉडर्न जापान की नींव रखी गई। इस बीच जापान ने काफी सिग्निफिकेंट सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस एक्सपीरियंस किए। इसमें फ्यूडल सिस्टम के अबॉलिशन से लेकर कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करने तक सब मौजूद था। इतना ही नहीं, बल्कि इस नई रेजीम ने वेस्टर्न ट्रेड और इन्फ्लुएंस के लिए सारे दरवाजे खोल दिए और जापान का सेंचुरीज ओल्ड आइसोलेशन खत्म हुआ। इसी दौरान जापान की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का काम चालू हुआ। 1868 में आई मेजी गवर्नमेंट के 3 ओवरराइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पहला, उनके लीडर्स यंग थे। दूसरा, उनकी पॉलिसीज प्रैग्मेटिक थी और तीसरा ये कि उनका पावर पर होल्ड अभी वीक था। इन्हीं के नेतृत्व में अगले 2 डेकेड्स में वो सभी बीज बो दिए गए जिनके चलते जापान एक फुल फ्लेज्ड मॉडर्न और इंपीरियलिस्टिक विगर के साथ उभर कर आया।
तो आइए इन डेवलपमेंट्स को थोड़ा गौर से देखते हैं। लेइंग द फाउंडेशंस, पॉलिटिकल चेंजेस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल चेंजेस से। दोस्तों, अभी तक मेजी रेजीम और शोगनेट पीरियड के सामुराइज को एक बात समझ आ चुकी थी कि अगर उन्हें खुद को स्ट्रांग और वेल्थी बनाना है तो उन्हें अपनी रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए और वर्ल्ड की इंडस्ट्रियलाइज्ड पावर्स को देखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करनी होगी। फिर क्या था, उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स इसी में लगा दिए। 1889 में जापान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज किया, जिसके चलते वहां के लोगों को कई लिबर्टीज और राइट्स दिए गए। इस मेजी कॉन्स्टिट्यूशन को मेजरली जर्मन स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। 1890 को एक नेशनल असेंबली या बाइकैमरल डायट का गठन हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फॉर्म की गई। इसी के चलते एम्परर को फुल सॉवरेंटी के साथ साथ वॉर और पीस जैसे मैटर्स को डिसाइड करने का पूरा अधिकार दे दिया गया। नेशनल प्राइड और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी के सभी सेक्शंस ने इस नए सिस्टम को कामयाब करने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी। लेकिन यहां जापान के ऊपर कुछ वेस्टर्न नेशंस ने अटैक किया और उन्हें रियलाइज हुआ कि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मिलिट्री स्ट्रेंथ होना भी कितना जरूरी है। इन्हीं इवेंट्स ने जापान की इंपीरियलिस्ट ड्राइव को बढ़ावा दिया। मिलिट्री डेवलपमेंट। इसी के रिस्पॉन्स में जापान ने वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स पर एक कंसर्टेड मिलिट्री बिल्डअप तैयार किया। जापान को सबसे ज्यादा खतरा सीज की तरफ से था। इसी के चलते 1853 में लार्ज स्केल शिप्स की कंस्ट्रक्शंस और फॉरेन परचेस से फॉर्मल बैन लिफ्ट कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो मेजी रेस्टोरेशन से पहले का टाइम था। जी हां, असल में शोगनेट के आखिरी दौर में जब उनके खिलाफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर्स बढ़ रहे थे, तब उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज में थोड़े बहुत चेंजेस करने शुरू किए थे। हालांकि वो बहुत ज्यादा तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने बदलाव की नींव रख दी थी और यहीं से शुरुआत हुई अगले 2 डेकेड्स में होने वाले जापान के मिलिट्री मोबिलाइजेशन की। धीरे धीरे आर्मी और नेवी जापान में लार्जेस्ट स्केल पर ऑर्गेनाइजेशंस बनकर सामने आई। ये डेवलपमेंट 3 फेजेस में कंप्लीट हुई। फर्स्ट फेज, जो 1853 से 1870 तक चला, मेजरली एक्सपेरिमेंटेशन का फेज रहा। सेकेंड फेज, जो 1870 से 1878 तक चला, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी और नेवी के लिए एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल कंस्ट्रक्ट किया। दोनों इंस्टीट्यूशंस की इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की गई, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस पर अधिक जोर दिया गया। थर्ड और लास्ट फेज 1878 से 1890 तक चला, जिसमें मिलिट्री को पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट के लिहाज से ढलने के साथ साथ उसकी ऑटोनॉमी और इफेक्टिवनेस बढ़ाने पर काम किया गया। इकोनॉमी। दोस्तों, पॉलिटिकल और मिलिट्री डेवलपमेंट के साथ साथ जापान में इस समय सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। अभी तक जापान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, लेकिन मेजी गवर्नमेंट ने इसको बदलना शुरू किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन इस गवर्नमेंट का प्राइमरी गोल बन गया, जिसके चलते स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर पर मुख्य रूप से काम किया गया। 1872 में पहली रेल रोड बिल्ड की गई और 1890 तक 1400 माइल्स कवर करती हुई रेलवे लाइंस बिछा दी गई। 1880 तक जापान की सभी मेजर सिटीज को टेलीग्राफ लाइन से जोड़ दिया गया। रेलवेज, शिपिंग, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, लाइट हाउसेस के डेवलपमेंट के साथ साथ एक हाई परसेंटेज ऑफ नेशनल रेवेन्यू वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट्स और मॉडर्न फैक्ट्रीज की एक्सपर्टीज बढ़ाने में लगाया गया। इसी दौरान जापान की मॉडर्न बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम की भी नींव रखी गई। लेकिन 1880s में लैक ऑफ फंड्स के चलते गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट बिजनेसेस को बेचना शुरू किया, जिसके बदले इन प्राइवेट प्लेयर्स को एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया जाता था। इस तरह वो एक कोलैबोरेशन के रूप में काम करती थी। इस सिस्टम को ज़ाइबात्सु के नाम से जाना जाने लगा। इस सिस्टम ने जापान में कई बड़े बड़े बिजनेस कंग्लोमरेट्स या फिर कहें कि बिजनेस ग्रुपिंग्स को जन्म दिया, जो जापान को इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट करने की पोजीशन में लेकर आए। और ये फीचर आज तक जापान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक वाइटल रोल प्ले करता है। उस समय जापान के पास ना के बराबर नेचुरल रिसोर्सेज थे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में सिल्क की हाई डिमांड के चलते जापान ने इस सेक्टर को फ्लरिश करना शुरू किया।
19th सेंचुरी के एंड तक आते आते जापान का टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू का 40% रॉ सिल्क से जनरेट होने लगा। 1901 तक जापान में रॉ सिल्क के प्रोडक्शन ने फ्रांस और इटली को भी पीछे छोड़ दिया। और तो और 1907 में चाइना को भी पीछे छोड़ते हुए जापान पूरी दुनिया में रॉ सिल्क का टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर बन गया। इस एक्सपोर्ट ने एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ में भी सहायता की। इससे मिलने वाले मैसिव रेवेन्यूज को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पंप किया गया। अब जापान फॉरेन इंडस्ट्री से इंपोर्ट करने के साथ साथ अपनी खुद की इंडस्ट्रीज को भी एट पार विद वेस्ट डेवलप कर पा रहा था। एजुकेशन। जापान के सक्सेस में उसके फाइनेंशियल कैपिटल और इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का कंट्रीब्यूशन था, और वो था कल्टीवेशन ऑफ इट्स ह्यूमन कैपिटल बाय मींस ऑफ एजुकेटिंग द मासेस। 1871 में जापान में एक कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने साइंटिफिक इंक्वायरी, एगैलिटेरियनिज्म, इंडिविजुअलिज्म और रैशनलिज्म जैसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स पर एम्फसाइज किया। 1872 के एजुकेशन ऑर्डर ने प्रोक्लेम किया कि एजुकेशन केवल अपर क्लासेस या फिर मेल पॉपुलेशन की ही मोनोपोली बनकर नहीं रह जानी चाहिए। मेइजी रिफॉर्मर्स ने यूनिवर्सल लिटरेसी पर तेजी से काम करना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेइजी एरा की शुरुआत में जो लिटरेसी रेट लगभग 40% तक था, वही इस एरा के एंड तक आते आते बढ़कर 80% तक पहुंच गया। सोशल चेंजेस। दोस्तों, अगर हम सोशल चेंजेस की बात करें तो इस समय जापान को एक फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी से एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेट में कन्वर्ट किया गया, जिसके चलते शोगुनेट रूल के हेरिडिटरी स्टेटस सिस्टम को मेरिटोक्रेसी में बदला गया। सामुराई और डामियो क्लास की पावर काफी हद तक रिड्यूस कर दी गई। उनकी इनकम पर भारी टैक्स लगा दिया गया, और यह बेहद जरूरी इसलिए था क्योंकि उस समय केवल सामुराई क्लास की फंडिंग पब्लिक रेवेन्यू का 50% हिस्सा कंज्यूम कर रही थी। साथ ही साथ उनको वेपन्स कैरी करने से भी रोक दिया गया। अब वेपन्स केवल पुलिस या फिर उनकी आर्मी कैरी कर सकती थी। इसी के चलते धीरे धीरे सामुराई क्लास के हाथ से रूलिंग पावर ले ली गई। इतना ही नहीं, शोगुनेट के टाइम से चले आ रहे स्ट्रिक्टली डिवाइडेड सोशल सिस्टम को भी पूरी तरह से बदल दिया गया। पूरी सोसाइटी को एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंडर चलाया गया, जिससे सोशल टेंशन को ईज करने में काफी मदद हुई। इसके अलावा वहां के ड्रेसिंग सिस्टम, खान पान और रहन सहन के तरीकों में भी बड़े बदलाव किए गए। आफ्टरमैथ। तो दोस्तों, इन सभी डेवलपमेंट्स का एक ही नतीजा था कि जापान आगे चलकर 1894-95 में साइनो जापानीज वॉर में चाइनीज चिंग एम्पायर को न सिर्फ हराता है, बल्कि उसे नॉर्थ ईस्ट चाइना के ताइवान और लियाओडोंग पेनिनसुला को भी हासिल कर लेता है। उसी तरह 1905 में जापान ने रशिया जैसे वास्ट एम्पायर को अकेला हरा दिया, और तो और इस रीजन से रशिया को एलिमिनेट कर उसने कोरियन पेनिनसुला और मंचूरिया पर भी कब्जा कर लिया। इसी प्रोग्रेस के चलते जापान का बढ़ता एक्सपेंशनिज्म वेस्टर्न इंपीरियल पावर्स के लिए एक खतरा बनकर सामने आया। इन वॉर्स ने उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को सॉलिडिफाई किया और इस पूरे डेवलपमेंट प्रोग्रेस के लिए एक बिग बूस्ट साबित हुआ। तो आप यहां देख सकते हैं कि ऐसे ही मेइजी रेस्टोरेशन ने जापान को इतना मजबूत बना दिया कि उसने अपने खुद के बलबूते पर चाइना और रशिया जैसी बड़ी बड़ी माइटी सुपर पावर्स को हरा दिया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस दौरान जापानीज सोसाइटी का एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। तो दोस्तों, अब आप समझ ही सकते हैं कि इन सब डेवलपमेंट्स के चलते मेइजी एरा में मॉडर्न जापान की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी गई, और इसी तरह एक छोटा सा एशियाई आइलैंड केवल 3 दशकों में एक वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड में इंपीरियल पावर्स के साथ कंपीट करने की पोजीशन में आ गया। और आज भी जापान उसी एरा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हुआ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करता है।